चलो ठीक है, आइए तो हम लोग बात स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लासों में हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उससे पहले 1726 का हमने चार्टर एक्ट देख लिया, फिर हमने देख लिया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसी के बीच में एक्ट ऑफ सेटलमेंट हमने देखा। कौन सा एक्ट है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहलाता है। 1781 का जो एक्ट है वो क्या कहलाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाने के पीछे का मुख्य कारण क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है उसको लाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरे मुख्य उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को जो पावर्स बहुत ज़्यादा दे दी गई हैं उन पावर को कम करना। और इससे क्या हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल और जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अंडू नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं लगा सकता। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह भी बाध्यता लगा दी गई उस एक्ट के द्वारा कि अब आप कोई भी डिसीजन देंगे, कोई भी कानून बनाएंगे, उससे पहले आपको भारत की जो धार्मिक जो ये लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सब हैं, जनता है, इनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखेंगे। यानी किसी भी तरीके से जनता की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात ना हो, ठेस ना पहुँचे, ठीक है। तो इनको ध्यान में रख करके आप अपना डिसीजन देंगे। तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसको कम किया जा रहा है ना 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। यही है इसमें मेन थीम। 1784 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कह रहा हूं मैं, 1784 का चार्टर एक्ट। तो ये कौन लेकर के आया? ये लेकर के आए लॉर्ड पिट्स। लॉर्ड पिट्स कौन थे? उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या थे? अरे पिट्स इंडिया एक्ट तो वो एक तरीके से चार्टर एक्ट तो है, ठीक है, वो एक तरीके से चार्टर एक्ट है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम है तो वो चार्टर एक्ट ही। तो अब क्या हो रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं लॉर्ड पिट्स वो लेकर के आए इसको। और क्यों लेकर के आए? क्योंकि ये कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार हैं उनको कम कर रहे हैं, कंपनी की जो मोनोपोली उसको कम कर रहे हैं। और वो देख भी चुके थे कि लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स प्रधानमंत्री दो उस समय गठबंधन की सरकार चल रही थी, ठीक है, उस समय गठबंधन की सरकार चल रही थी। उसमें जो है गठबंधन में दो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनने थे कुछ समय के लिए, लॉर्ड नॉर्थ और कुछ समय के लिए लॉर्ड फॉक्स, दो इनकी सरकार चल रही थी गठबंधन की। तो अब इन लोगों ने एक बार प्रयास किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके एकाधिकार को क्या किया जाए? कम कर दिया जाए। लेकिन अगर एकाधिकार उनका कम होता तो जो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, जो एलीट लोगों के वो सदन है, वो उच्च सदन, चूँकि पैसा उन्हीं का लगा था इस कंपनी में। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत देखेंगे, यूरोपियों का भारत आगमन वाला चैप्टर जब हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि पुर्तगालीज पहले भारत आए लेकिन बहुत जल्दी ही उनका जो पावर है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि डच कंपनी आई, उसने पुर्तगालियों को दबा दिया। क्योंकि उनकी जो मैं कह दूं कि जो इनकी मार्केटिंग पॉलिसी है वो ज़्यादा बेटर थी पुर्तगालियों से, क्योंकि वो जो है प्राइवेट कंपनी थी, उसमें जनता का पैसा लगा हुआ था डच कंपनी में। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश कंपनी आई उसने डच को भी बाहर कर दिया, डच को भी क्या कर दिया? दबा दिया। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश हैं इनके जो ये बिजनेस मॉड्यूल है वो और अच्छा था। क्यों? क्योंकि उनने जनता का पैसा ना लगवा करके किसका पैसा लगवाया था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों का, जो एलीट क्लास के लोग हैं। अब एक बार बताओ, नरेंद्र मोदी जी का और जो है अमित शाह का पैसा लगा हो रिलायंस इंडस्ट्री में, तो रिलायंस इंडस्ट्री का कोई कुछ कर सकता है क्या? पूरी पावर मिली होगी, वो क्या कहेंगे कि हमको प्रॉफिट दो, बाकी जो करना हो करो। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों का पैसा लगा हुआ था किसमें? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो उन्होंने क्या कह रखा था कि हमको चाहिए प्रॉफिट। अब वो तुम चाहे जैसे करो, चाहे यूरोपीय जो अदर कंपनियां उनको तुम भगाओ, स्थानीय शासकों पर तुम आक्रमण करके जीत लो क्षेत्र, लेकिन प्रॉफिट चाहिए, बाकी सब हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब ये बताइए कि जब लॉर्ड पिट्स, लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स की जब सरकार आई, उन्होंने क्या किया? क्योंकि वो सदस्य किसके थे? वो थे लॉर्ड ऑफ, वो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य। ध्यान समझ रहे हैं ना? वो दोनों भी प्रधानमंत्री समझ रहे थे कि पैसा किसका लगा हुआ है? लॉर्ड्स, एलीट क्लास वालों का। लेकिन चूंकि उन्होंने फिर भी एक प्रयास किया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पावर है उसको कम करें, और जैसे उन्होंने कम करने के लिए बिल लेकर के आए तो लोकसभा से तो पास करा ले गए क्योंकि वो वहाँ पर मेजोरिटी में थे। लेकिन जैसे ही वो उच्च सदन में गया तो वहाँ पर सीधे सीधे किसके पास आ गया? अपर हाउस वालों के पास। उन्हीं का पैसा लगा है तो कैसे पास कर देंगे? नहीं पास किए। तो इससे क्या हो गया? इनकी सरकार गिर गई। सरकार गिर गई। अब आए लॉर्ड पिट्स,
वो समझ रहे थे कि भई पैसा उनका लगा है तो छेड़खानी करना सही नहीं है, तो अब कुछ नया अतिक्रमण किया जाए। तो उन्होंने अब दूसरा रास्ता खोजा। दूसरा रास्ता क्या खोजा? उन्होंने द्वैध शासन लेकर के आ गए। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि अब जो है जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी एक नए ग्रुप का निर्माण किया जाए, और उसने पावर का सेपरेशन कर दिया। ठीक, अब इससे क्या हुआ कि अब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाले डायरेक्ट ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि भाई बताते क्या, उनका भी कहना सही था कि भाई कंपनी का ये सिर्फ व्यापार करने, तो वो व्यापारिक चीज़ें देखें ना, हम उनके व्यापारिक हितों में नहीं वो कर रहे। लेकिन राजनीति में जो ये अपना हस्तक्षेप कर रही है, जो वहाँ की मिलिट्री वगैरह इसमें जो अपना कंट्रोल कर रही है, उसको हम हटा रहे हैं। तो उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, लास्ट क्लास में कौन नहीं था, पॉलिटी की जो अंतिम क्लास थी सब लोग थे, ठीक है, तो उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कर दी और पावर को क्या कर दिया, बांट दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सब क्या करेंगे, वो जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उसको देखेंगे, और व्यापारिक गतिविधियां। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के निर्देशक मंडल के सदस्य है ना, तो वो कंपनी चूंकि उसका उद्देश्य ही था व्यापार करना, तो अब वो क्या करेंगे, सिर्फ जो व्यापारिक गतिविधियां उसको देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां उसको कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोल करने के लिए। तो पावर का क्या कर दिया, सेपरेशन कर दिया गया, दो सदन, दो स्तर पर, कौन कौन सा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, द्वैध शासन, ये भी क्वेश्चन में था, बहुत सारों ने गलत कर दिया इसको भी। अब 1784 में जब क्या हो गया, ये एक्ट आया, तो अब यहाँ पर एक बिल लेकर के आया गया कि हम हर 20 साल बाद कंपनी के जो एकाधिकार हैं इसको क्या करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे कि कंपनी को जो एकाधिकार दिए गए हैं ये ठीक है कि नहीं। इसी समय ये कह दिएगा कि हर 20 साल बाद हम क्या करेंगे, कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार हैं इनकी समीक्षा करेंगे। ठीक है, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी को 20 ईयर बनाया गया, यानी कि अगला जो समीक्षा के लिए जो बैठक होगी, समीक्षा की जाएगी, वो कब की जाएगी, 1793 में। 1773 के 20 साल बाद 1793, फिर देखेंगे 20 साल बाद 1813, फिर 20 साल बाद 1833, फिर 20 साल बाद 1853, और उसके बाद सब मटियामेट हो गया, क्रांति हो गई, और सीधे क्राउन के पास चला गया सब कुछ, कंपनी से निकल करके। ठीक है, तो 1793 का लिखिए, 1793 का चार्टर एक्ट, 1784 हो गया था पिछली क्लास में, आज लिखिए 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, वो सॉरी चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ ये हुई कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये बोल दिया कि जितने भी कंपनी के कर्मचारी हैं, क्योंकि इनको अभी तक सैलरी मिल रही थी, जो कंपनी का जो भी रेवेन्यू वगैरह है, या मैं कह दूं कि ब्रिटेन के द्वारा, अब ये कह दिया गया कि जो भी इनको सैलरी है वो भारत में ही दी जाएगी, यानी भारत का जो क्या है, भारत का जो अकाउंट्स है उस पर भारित हो जाएगी। नहीं बात समझ में आ रहा है? अभी तक सैलरी दिया, भाई कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने प्रॉफिट कमा करके कहाँ ले गई, ब्रिटेन में ले गई। अभी तक सैलरी दे रही थी, वो जो पैसा जो प्रॉफिट लेकर के जा रही थी ब्रिटेन, उससे अब इन्होंने कह दिया कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, इन सबको जो सैलरी दी जाएगी, उनके वेतन भत्ते दिए जाएंगे, वो अब भारत की संचित निधि पर भारित होगा, भारत के अकाउंट से दी जाएगी। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही लिख लीजिए, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के सदस्यों को वेतन, कंपनी के सदस्यों को वेतन भारत की निधि पर भारित कर दिया गया, भारत की निधि पर भारित कर दिया गया। एवं यह निर्णय लिया गया कि कंपनी के एकाधिकार की हर 20 वर्ष पश्चात समीक्षा की जाएगी। कंपनी के एकाधिकार की हर 20 वर्ष में समीक्षा की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में लिख लीजिए, गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई, गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई, एवं पहली बार कानून को लिखा गया,
एवं पहली बार कानून को लिखा गया। ठीक है, देखिए मेन उद्देश्य इनका यही है कि कंपनी के मोनोपोली राइट को धीरे धीरे कम करना, कंपनी की पावर को धीरे धीरे कम करना। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए अगला एक्ट लेकर के आए। भाई ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन्होंने कह दिया कि हर 20 साल बाद कंपनी के एकाधिकार की समीक्षा करेंगे, क्योंकि शुरुआत में जब एलिजाबेथ ने कंपनी को परमिशन दी थी तो उसने ये नहीं कहा था कि आप आजीवन समय के लिए एकाधिकार हैं। उन्होंने केवल 15 सालों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया था, और वही 15 साल का व्यापारिक एकाधिकार क्या हुआ, बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि बैठे हुए हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाले, पैसा उनका लगा है ना, तो वो उसको क्या करेंगे, वो तो यही चाहेंगे ना कि कोई दूसरी कंपनी भारत ना जाए ब्रिटेन से, वही ईस्ट इंडिया कंपनी रहे, हमको प्रॉफिट दे बेहतरीन, और साथ ही साथ जो है नजराना अलग, भेंट, ठीक है, उपहार अलग। तो ये किसी भी तरीके से दूसरी कंपनी को भारत नहीं आने देना चाह रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, लॉर्ड पिट्स ने इसने कह दिया कि हर 20 साल बाद हम समीक्षा करेंगे। अब जितने भी गवर्नर्स आते रहे, अब ये सब चीज़ें चलती रही। 1793 का, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट लिखिए, 1813 का चार्टर एक्ट। उद्देश्य वही है, कंपनी के पावर को धीरे धीरे कम करना, एकाधिकार को धीरे धीरे कम करना। 1813 का चार्टर एक्ट देखिए, इसमें पहली बार 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें पहली बार कंपनी के एकाधिकार को, इसमें पहली बार कंपनी के एकाधिकार को कम किया गया। इसमें पहली बार कंपनी के एकाधिकार को कम किया गया एवं चाय और चाइना के साथ, चाय एवं चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय एवं चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बात समझ में क्या है इसमें। यह 1813 का चार्टर एक्ट में क्या किया गया, बड़े व्यापक पैमाने पर इनके एकाधिकार को समाप्त किया गया। लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि बताइए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को पूरी तरीके से कब समाप्त किया गया, तो 1813 नहीं बताना, तब बताना 1833। 1813 में क्या हुआ, कहा गया कि सिर्फ टी एंड चाइना के साथ ट्रेड को छोड़कर बाकी सभी जो एकाधिकार है मोनोपोली राइट से सभी क्षेत्रों समाप्त। अभी सिर्फ चाय के साथ, चूंकि यूरोप में चाय की भी बहुत डिमांड थी और चाइना के साथ बहुत तगड़ा ट्रेड हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि चाइना के साथ ट्रेड और चाय का व्यापार, इसमें अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली रहेगी। बाकी सभी क्षेत्रों से जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी मोनोपोली को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट इसमें लिखिए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए वार्षिक, 1 लाख रुपए वार्षिक भारतीयों की शिक्षा पर, 1 लाख रुपए वार्षिक भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए भारतीय शिक्षा अधिनियम लाया गया। भाई इन्होंने कहा, सीधी सी बात है कि अगर हमें भारतीयों को अपना समर्थक बनाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अंग्रेजी शिक्षा देनी पड़ेगी। भाई सीधी सी बात है कि अगर भाई भारतीय अपने धर्म के प्रति ज़्यादा वो थे, सेंसिटिव थे, ठीक है, और वो उस समय इंडियन जो एजुकेशन है उसको ही फॉलो कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि अगर इनको जो भारतीय हैं उनको अपने समर्थन में लेना है तो इन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूरोपीय पद्धति से इनको शिक्षित करना पड़ेगा, यानी इनका जो माइंड वॉश करना पड़ेगा। ठीक है, इनको अंग्रेजी शिक्षा दो, बताओ कि जो है ब्रिटिश इतने महान है, ये है वो है, आपका बिना अंग्रेजी के कुछ नहीं होगा, ये है। ठीक है, तो इनको यूरोपीय पद्धति से शिक्षित करने के लिए भारतीयों को 1 लाख रुपए वार्षिक, मैं भारतीय से कमा रहे थे और उन्होंने कहा 1 लाख रुपए वार्षिक अब हम भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। और कैसी शिक्षा उनको देंगे, उनको हम यूरोपीय पद्धति में शिक्षित करेंगे। अब वो अंदर से, अब इंडियन क्या है, अब अंदर से वो इंग्लिश मैन हो जाएगा इंडियन,
तो उसकी जो आस्था वो किस पर हो जाएगी, ब्रिटिश पे। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिखिए, धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम के तहत, धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरीज धर्म का प्रचार करने भारत आने लगे। ईसाई मिशनरीज जो ईसाई धर्म का क्या करें, प्रचार करें। तो निरयोग्यता अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरीज धर्म का प्रचार करने भारत आना प्रारंभ हो गए। तो अगला पॉइंट लिखिए, अगला मतलब है वो 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट इसे में, बंगाल के गवर्नर जनरल को, इसी में दूसरा पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और समस्त क्षेत्र और एवं समस्त ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत का क्षेत्र एवं समस्त ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत का क्षेत्र, मतलब सीधी सी बात है, जिस पूरे क्षेत्र पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल कर रखा हो। अब यहाँ पर ये मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की बात नहीं रह गई। अब ये हो गया कि वो पूरा क्षेत्र जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में है। भाई समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, मद्रास को भी जीत रखा था, मराठों पर भाई के पास भी पहुंचने लग गए थे, बंगाल पे तो कंट्रोल कर ही रखा था, छोटे छोटे जो तेलंगाना वगैरह के आंध्र प्रदेश के क्षेत्र उन पे भी कंट्रोल कर रखा था। तो अब ये कह दिया गया कि अब जो है, जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब ये बंगाल भर का नहीं, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। यानी कि अब पूरे भारत पर अगर कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। यानी अब ये सब समाप्त, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के गवर्नर सब समाप्त, अब सिर्फ कौन रह गया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत के क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। कानून बनाने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। एवं भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो आप क्या बताएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितने भी भारत में क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों को किसके अंतर्गत कर दिया गया, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, भारत का गवर्नर जनरल, उसके अंतर्गत। ऑफिस उसका अभी भी कलकत्ता ही है, हेड ऑफिस उसका भी अभी भी कहाँ है, कलकत्ता ही है। बाद में फिर कलकत्ता से दिल्ली लेके आया जाएगा। ठीक है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, तो वो देखेंगे बाद में। एक तो ये हो गया, 1833 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। एक तो कंपनी के जो मोनोपोली राइट्स है पूरी तरीके से समाप्त हो गए। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, हाँ ठीक है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे एक विधि आयोग का भी गठन किया गया। तीसरा पॉइंट है ये, इस एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, इस एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय विधि आयोग, एक 4 सदस्यीय विधि आयोग का भी गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय
विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन हो गया। अगला पॉइंट लिखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस एक्ट के द्वारा प्रशासनिक निकाय, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस एक्ट के द्वारा अब प्रशासनिक निकाय की भी मान्यता प्राप्त हो गई। अगला पॉइंट लिखिए। इस एक्ट के तहत ही, नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट के तहत ही भारतीयों को भी संघ लोक सेवा आयोग में भागीदारी करने एवं चयनित होने का सुझाव दिया गया। चयनित होने एवं पार्टिसिपेट करने का सुझाव दिया गया, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण स्थगित करना पड़ा। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही हैं। कभी कहीं पर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा मिल जाएगा, पूरा एक बोर्ड जो उनका पूरा, ठीक है, और कहीं कहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लिखा मिलेगा, है दोनों एक ही चीज़। इसमें कन्फ्यूजन ध्यान देना है। निर्देशक मंडल, हिंदी में निर्देशक मंडल दिया है, इंग्लिश में कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिख दिया है, कहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लिख दिया है। ठीक है, तो मेरे मुंह से भी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निकल जाता, कभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, वो निर्देशक मंडल। तो जो निर्देशक मंडल है कंपनी के, उन्होंने क्या कर दिया भाई, चूंकि कंपनी में भी तो अधिकारी नियुक्त हो रहे थे ना, तो अब जो है ये कहा गया कि कंपनी के में भी ऊंचे पदों पर जाने के लिए अब भारतीयों को भी योग्यता, वो मान्यता दी जाए कि भारतीय भी कंपनी में ऊंचे पदों पर जा सकें, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकें। यानी यूपीएससी का अच्छा, कंपनी के जो ये कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनका सिलेक्शन किसके द्वारा हो रहा था? यूपीएससी के द्वारा। लेकिन अभी यूपीएससी कहाँ के कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रही थी? ब्रिटेन में एग्जाम हो रहा था, अभी एग्जाम ब्रिटेन में ही हो रहा था, ब्रिटेन में एग्जाम हो रहा था, और वहाँ पर पार्टिसिपेट ही कौन कर रहा था? ब्रिटिश ही, भारतीयों को अलाउ ही नहीं था। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार ये सुझाव दिया गया कि क्यों ना हम भारतीयों को भी यूपीएससी में पार्टिसिपेशन करने का मौका दें, ताकि वो भी कंपनी में ऊंचे पदों पर जा सकें। अच्छा, अभी यहाँ पर भारत में एग्जाम होने की कहीं बात नहीं है कि हम भारत में एग्जाम कराएंगे। ये है कि भारतीय जो है जाएँ ब्रिटेन में जाएँ, वहीं एग्जाम दें, वहीं से अपॉइंट हो और भारत आकर के नौकरी करें। लेकिन मिर्ची किसको लग गई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। इन्होंने तुरंत क्या कर दिया? तुरंत इन्होंने इस पूरे के पूरे प्रस्ताव को रद्द करा दिया। ठीक है, और ये प्रस्ताव फिर से क्या हो गया? रद्द हो गया। अच्छा देखिए, ये सारी तिकड़मबाजी किसकी है? प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट की, सरकार की। क्योंकि धीरे धीरे कंपनी के पावर को कम करना है ना, और कंपनी का पावर तो तभी कम होगा जब भारतीय भी उसमें शामिल होंगे। अभी तो मोनोपोली चला रहे हैं सब। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। एक पॉइंट और इसमें डाल लीजिए। गवर्नर जनरल के बनाए गए कानूनों को, इस एक्ट के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया था, गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए कानूनों को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए कानूनों को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर रद्द कर सकता है। गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए कानूनों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। ये हो गया 1833 का। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो वो सारे इसमें मैंने लिखवा दिए। अब लिखिए 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट। सबसे पहले तो इसी में एक पॉइंट डाल लीजिए। इस एक्ट के तहत
इस एक्ट के तहत यूपीएससी, इस एक्ट के तहत यूपीएससी में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई। इस एक्ट के तहत यूपीएससी में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई। भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई। दूसरा लिखे, दूसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल को पहली बार वीटो पावर दी गई। गवर्नर जनरल को पहली बार वीटो पावर दी गई 1853 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट डालिए। इस एक्ट के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा विधानसभा में 12 सदस्यों, विधानसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। विधानसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अब देखिए इसमें क्या है, विधानसभा में कहा गया 12 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली दो भागों में काम करती है, दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये इसके दो पार्ट हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड कौन होता है? गवर्नर जनरल। ठीक है, तो एक तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, इसमें देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली में 12 सदस्य होने हैं। तो जब ये असेंबली में 12 सदस्य होंगे तो 6 सदस्य कहे गए कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 सदस्य होंगे और 6 सदस्य होंगे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में। भाई इसके दो सदन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड कौन है? गवर्नर जनरल। जहां पर इसको क्या कर दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलग कुछ सदस्यों को अपॉइंट किया गया, यानी इससे पृथक कर दिया गया। गवर्नर, अभी हमने देखा था गवर्नर जनरल के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी थी और लेजिस्लेटिव पावर भी थी। यहाँ पर गवर्नर जनरल को केवल एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया कि वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अब हेड होगा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सदस्य हैं। देखिए 6 सदस्य इसमें भी हैं, 6 सदस्य इसमें भी हैं, 6 मिला करके लेजिस्लेटिव असेंबली में 12 सदस्य हो गए। देखिए यही बढ़ते हुए धीरे धीरे जाएंगे अभी आज के समय तक, आज इतने सदस्य हैं। ठीक है, अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसका हेड होगा गवर्नर जनरल। जो भारत का गवर्नर जनरल है वो कौन होगा? वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होगा? हेड होगा। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि इसमें एक सदस्य होगा सेनापति। ठीक है, यानी कि जो आर्मी का जो चीफ होगा, हेड होगा, ठीक है, वो भी इसका एक सदस्य है। तो अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि बताइए जो आर्मी चीफ है या जो सेनापति है वो पहली बार कब गवर्नर जनरल की काउंसिल में ऐड किया गया, जोड़ा गया? 1853 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, तुम अभी क्या बता रहे थे? 1784। अबे भैया पुराना लिखा है यार, तुम तो यार मतलब इतना बुरा नकल करोगे। 1853 के चार्टर एक्ट की बात चल रही, 1784, मेरे कान अचानक से खड़े हो गए। मैंने कहा ठीक है, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार क्या हुआ, क्या अलग चीज हो गई कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक नया पद का सृजन किया गया। और नया पद कौन सा था? सेनापति का। उसको भी गवर्नर जनरल के काउंसिल में ऐड कर दिया गया। और साथ ही साथ 4 मेंबर्स इसमें और होंगे, और ये चारों जो मेंबर हैं ये क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। देखो इसको ऐसे बना लो। हाँ हाँ हाँ, 1793 में वीटो पावर पहली बार। देखिए 1793 में क्या है, जब ये भारत में जैसे कानून बना रहा है, समझिएगा, अभी उस समय इसको शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में जब इसको वीटो पावर दी गई, इस जो थोड़ा सा ज़्यादा विस्तारित रही।
देखिए वहाँ पर वीटो पावर केवल भारत के लिए थी, अगर वहाँ से कोई कानून बन के आ रहा है तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकता था। यानी यहाँ जो वो है और उसके जो काउंसिल्स हैं, भाई मेन चीज़ मैंने क्या कहा था कि ये जैसे 1+3 है, तो ये बहुमत से इनको क्या करना था, कोई भी कानून बनाना था, तो यहाँ पर सिर्फ वीटो पावर ये अपने जो काउंसिल के सदस्य हैं उनके लिए ये वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता था। 93 वाले में क्या था कि सिर्फ जैसे वो है और 3 सदस्य हैं उसके मेंबर के, तो अब ये इन लोगों ने मिलकर के अगर कोई सी कानून में अगर इनका समर्थन नहीं बन पा रहा है, या फिर मैं कह दूं कि जो 3 काउंसिल के सदस्य अलग हैं पर्षद, वो अगर अलग से मिलकर के और उस कानून में क्या कर दे रहे हैं, अपना अप्रूवल दे रहे हैं और गवर्नर जनरल को पूछ ही नहीं रहे, तो वहाँ पर जो गवर्नर है वो क्या करेगा, वो वहाँ पर वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा अपने काउंसिल के सदस्यों के पर ही। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसका विस्तारित रूप है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी तो है कि उस समय वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था, इस समय क्या है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया, अंतर भी तो है इसमें, ठीक है। तो एक तो ये हो गया गवर्नर जनरल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें गवर्नर जनरल होगा, सेनापति होगा और 4 सदस्य होंगे जो कि कैबिनेट क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। उधर वाले में लिखिए सब जो हेड होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड कौन है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड है गवर्नर जनरल, वहाँ पर हेड बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पर 6 सदस्यों में कौन होगा, पहला सदस्य होगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ भाई 6 सदस्य इसके ये होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, अगले 6 सदस्य लेजिस्लेटिव काउंसिल के मैं बता रहा हूँ कौन कौन होंगे, उसमें 6 सदस्य। पहला सदस्य होगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरा एक अदर सुप्रीम कोर्ट का अदर जज, एक तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और दूसरा सदस्य होगा सुप्रीम कोर्ट का कोई अदर जज, और 4 सदस्य होंगे उसमें। देखिए एक सदस्य हो गया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, एक सदस्य होगा कोई भी अदर जज, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अदर जज, और जो 4 सदस्य हैं वो 4 मेंबर होंगे कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और आगरा के जो प्रांतीय जो सभा हैं उनसे अपॉइंटेड व्यक्ति, उनसे चुना जाएगा। भाई अब क्या है, वहाँ पर हर जगह पर वो वहाँ की स्थानीय सरकार थी वहाँ, ठीक है। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और आगरा, ये 4 जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मेन क्या थे, हब थे, सेंटर थे। तो वहाँ पर भी क्या होता, प्रांतीय चुनाव वहाँ पर भी हो रहे थे, प्रांतीय सरकार बन रही थी, तो उन प्रांतीय सरकारों के द्वारा चुने हुए एक एक व्यक्ति, जैसे कि आज की अगर हम राज्यसभा देखें तो कुछ कुछ वैसे नहीं आपको लग रहा, इन 4 सदस्यों का जो अपॉइंटमेंट है आज की राज्यसभा की जैसा नहीं लग रहा। ये डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आए हैं क्या, नहीं, लेकिन फिर भी कैसे आए हैं, फिर भी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ है उनका भी, लेकिन डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना, किसने चुन लिया है, देखा जाए तो किसने चुना है, जो प्रांतीय जो सभाएं हैं उनके सदस्यों ने इनको चुना। ये जो 4 लोग हैं, तो ये 1 + 1 + 4 मिलकर के क्या हो गए, 6 हो गए, तो 6 + 6 12 हो गए, किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। ये तो हो गया 1853 का चार्टर एक्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ये रही, ठीक है। तो एक तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कब 12 सदस्यों को संख्या बढ़ा करके 12 कर दी गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेनापति का पद, ठीक है। चलिए अब देखिए 1853 के चार्टर एक्ट के बाद, देखिए अगर 1857 की म्यूटिनी ना हुई होती, क्रांति ना हुई होती, तो क्या होता, 53 के बाद अगला चार्टर एक्ट कब आता, 73 में, वही चीज़ चल रही होती सिस्टमेटिक। लेकिन यहाँ पर ये जो सिस्टमेटिक वे में चीज़ें चल रही थी वो सब में क्या हो गया, सब डिस्टर्ब हो गई। क्यों, क्योंकि 1857 में क्रांति हो गई। और जब क्रांति हो गई तो ये बिल्कुल से बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से नेस्तनाबूद होते होते बच गई थी। मतलब एक समय तो अंग्रेज़ों ने मान लिया था कि अब हम ख़त्म, ये अपना बुरिया बिस्तर समेटने भी लगे थे, भागने लगे थे, लेकिन फिर से पलटा पलट गया और ये बच गए बिल्कुल। तो वहाँ क्राउन ने देखा क्या ये तो बिल्कुल से बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल बच गए हैं बाल बाल, तो फिर से क्या कराया गया, अब इस बार क्राउन ने क्या कहा, पार्लियामेंट ने क्या कहा कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया जाए, वहाँ से हटाया जाए। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने खूब बढ़िया हमारे लिए क्या कर रखे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में अधिकार कर रखे हैं, तो अब हम भारत को अपना क्या करें, डायरेक्ट उपनिवेश बनाएं।
यानी कि जो क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थे, अब वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में ले लिए जाएं? सरकार के। सरकार मतलब क्राउन के। क्राउन क्या है? क्राउन को अब उन क्षेत्रों का महारानी घोषित कर दिया जाए। ठीक है। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि 1800 यहीं पर 1858 का जब फिर एक्ट आया, तो 1857 में क्रांति हुई, 1858 का एक्ट आता है, ये है भारत शासन अधिनियम। अभी तक देखिए चार्टर एक्ट चल रहे थे, कंपनी के लिए आ रहे थे तो चार्टर एक्ट थे। अब क्या है? अब डायरेक्ट भारत के उन क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं। अभी तक भारत को इंग्लैंड का उपनिवेश नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वो कंपनी है कब्जा करी थी। अब एक सरकार ने कब्जा कर लिया, सरकार का नियंत्रण हो गया। तो सही मामले में देखा जाए तो अब 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब हम लोग असल मायने में गुलाम हुए। अभी तक तो एक कंपनी थी केवल, ठीक है, वो कोई देश नहीं था, लेकिन अब क्या है? अब एक देश का शासन हो गया 1858 की क्रांति, वो 1858 के भारत शासन अधिनियम से। और देखिए अब अधिनियम भी आ रहे हैं, एक्ट भी आ रहे हैं, भारत शासन अधिनियम। 1857 के टाइम पे मुगलों का अंत हुआ सर। किसका अंत हुआ? मुगल हाँ, मतलब कहा जा सकता है कि भाई मुगल जो है, अभी तक एक चीज़ भी तो देखो, मुगल जब तक पावरफुल थे औरंगजेब के समय तक, तब तक क्या जो है ब्रिटिश वो हो पाए क्या? उठ पाए क्या? नहीं। वो भी मौके की तलाश में थे कि कभी ना कभी इनका भी सूर्यास्त होगा, तब हमारा सूर्योदय होगा। और फिर धीरे धीरे भाई हर एक सत्ता जिस तरीके से उठती है वैसे धीरे से डाउन होती है। तो अब धीरे धीरे जो जैसे औरंगजेब खत्म हुआ, उसके जो उत्तराधिकारी है वो वीक होते चले गए। मोहम्मद शाह रंगीला वगैरह को देखे, ठीक है, फिर भी लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य औरंगजेब छोड़ गया था कि रंगीला वगैरह फिर भी बिना कुछ करे भी चला ले गए। फर्रुख सियर आया, उसने इनको जो है फरमाने पूरा का पूरा दे दिया, मैग्ना कार्टा। इनको कह दिया खूब ट्रेड करिए, बस हमको इतना कमीशन देते जाइए, जितना करना हो, जैसे करना हो, मारकूट करो, जितना व्यापार करना करो, हमको ये दो। धीरे धीरे इनके क्या है, उत्तराधिकारी कमज़ोर होते गए। बंगाल के अभियान के समय इन लोगों ने हराया शाह आलम को, ठीक है। तो और जो लोगों के मन में जो इज्जत बनी थी इनकी, वो भी ख़त्म हो गई कि एक कंपनी ने मुगलिया सल्तनत के सुल्तान को हरा दिया, यानी कि भारत का सुल्तान केसर हिंद, उसको क्या कर दिया, उसको जो है हरा दिया। तो इनकी जो बची खुची इज्जत थी वो भी ख़त्म। बंगाल का जो नवाब थोड़ा सा अपने आप में मजबूत था वो भी ख़त्म। अवध का नवाब भी ख़त्म। तो सही जो लोगों के मन में इज्जत थी वो भी ख़त्म। और ब्रिटिश का जो भय है वो और लोगों में बढ़ गया। धीरे धीरे ये सब उत्तराधिकारी कमज़ोर होते गए। 1857 में वो बहादुर शाह जफर को इन्होंने क्या कर दिया, रंगूने भेज दिया। तभी तो मैंने कहा नहीं कि अब जो है देखिए, अभी तक मुगल शासक भारत में था, भले ही वो औपचारिक रूप से था, भले ही कोई उसको मानता नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या था, फिर भी वो बैठा था ना कि जो है भारत का सुल्तान है। भारत का सुल्तान कौन है? मुगल एम्परर। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद क्या किया गया, 58 में बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। अब जो सुल्तान है वही अपने देश में नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद भारत शासन अधिनियम भी आ गया, यानी कि उन पूरे के पूरे क्षेत्रों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। यानी कि अब भारत की भी महारानी कौन होगी, क्राउन होगी महारानी। भारत की सामग्री कौन, विक्टोरिया। और जो है 1858 का चार्टर भारत शासन अधिनियम आया 1 नवंबर 1858 को, और उसको इलाहाबाद के मिंटो पार्क में उसको पढ़ के सुनाया गया। और उसी 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया, जो गवर्नर जनरल है उसका पद समाप्त। भाई गवर्नर जनरल तो कंपनी का व्यक्ति था ना, गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त। और कह दिया गया कि अब सीधे क्राउन भारत में क्या करेगी, सीधे क्राउन अपना नियंत्रण रखेगी। अब क्राउन डायरेक्ट तो है नहीं कि वहाँ से जो है फ़ोन में नियंत्रण रख रही है, डेली आ रही है। क्राउन क्या करेगी, क्राउन अपना एक नुमाइंदा एक अपना एक अधिकारी अपॉइंट कर देगी। जिस तरीके से प्रेसिडेंट हर एक स्टेट का क्या है, राष्ट्रपति हर एक स्टेट का क्या है, सर्वोच्च व्यक्ति है। ऐसा तो नहीं कि तमिलनाडु वाले कहेंगे हमारा सर्वोच्च व्यक्ति नहीं है राष्ट्रपति, सबका सर्वोच्च व्यक्ति है। लेकिन राष्ट्रपति बैठे तो दिल्ली में है। अब वो हर एक राज्यों में कैसे, उसके पास उसकी दृष्टि थोड़ा है। कौन था महाभारत का व्यक्ति, संजय की दृष्टि तो है नहीं कि सब एक राज्यों में नजर रखेगा। तो क्या करेगा, वो अपॉइंट करेगा किसको, राज्यपाल को। बिल्कुल एज इट इज जैसा राज्यपाल है वैसा ही कौन है, वायसराय। अगर हमें ये कहा जाए कि राज्यपाल का जो पद है किससे हमने बिल्कुल से हम मोटिवेट होकर के हमने राज्यपाल का पद रखा, तो किससे, वायसराय से। तो गवर्नर जनरल का जो पद है यहाँ से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में पूरा भारत चला गया। और पहली बार पद का सृजन कौन हुआ, वायसराय के।
और वायसराय किसका व्यक्ति है, किसका आदमी है, क्राउन का। वो सीधे रिपोर्ट किसको करेगा, क्राउन को। उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन यहाँ पर क्या चल रहा है, वो सीधे रिपोर्ट करेगा क्राउन को। ठीक है, चलिए अब ये जो वायसराय है, इस वायसराय के लिए भी एक सचिव अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, और उसका नाम क्या रखा गया, भारत सचिव। और भारत सचिव के भी अंडर में कुछ एक परिषद का गठन किया गया। भाई एक पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी समझिए। वायसराय के कार्य में मदद करने के लिए भारत सचिव के अंतर्गत कुछ एक समिति का गठन किया गया, 15 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया। वो 15 सदस्यीय समिति क्या करेगी, जो भारत सचिव है उसको रिपोर्ट देगी, और जो भारत सचिव है किसको रिपोर्ट देगा, वायसराय को, और वायसराय किसको रिपोर्ट देगा, क्राउन को। तो एक पूरा का पूरा हायरार्की ना बन गई, सीरीज बन गई। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पहला वायसराय कौन है, पहला सचिव कौन है, भारत सचिव। ठीक, कौन है पहला भारत सचिव, लॉर्ड स्टैनले। अभी आगे बता रहा हूँ मैं, इसलिए शायद आप लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत देख रखा हो। तो इस 1858 के एक्ट से क्या क्या परिवर्तन हो गए। सबसे बड़ा परिवर्तन ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के क्षेत्रों को लेकर के और डायरेक्ट क्राउन के नियंत्रण में कर दिया गया, और भारत जो है सीधे तौर पर भारत क्या हो गया, ब्रिटेन का उपनिवेश हो गया। ठीक है, दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, और कौन सा पद सृजित हुआ, वायसराय का पद सृजित हुआ पहली बार। और कौन बनाया गया पहली बार वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। आपसे पूछा जाए 1857 की जब क्रांति हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत में, लॉर्ड कैनिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग। एक ही चीज़ है, उस समय वो था ही, उसी को बना दिया गया। इसको थोड़ा सा अनुभव भी है, और ये एक क्रांति झेल भी चुका है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहेगा, क्योंकि एक उस क्रांति में बिल्कुल से उसकी फजीहत हो चुकी है, तो अब ज़्यादा अलर्ट रहेगा। तो उसी को क्या कर दिया, वायसराय बना दिया गया। और पहली बार इसी एक्ट के द्वारा एक भारत सचिव का एक नया पद सृजित हो गया। वायसराय तो केवल चेंज हुआ ना उसी उसका, ठीक है, गवर्नर जनरल की जगह वायसराय, लेकिन एक नए पद का सृजन हुआ। उस नए पद का क्या नाम है, भारत सचिव। अब पहले भारत सचिव कौन बनाए गए, लॉर्ड स्टैनले। ठीक है, चलो लिखे, अब लिखे 1858 का चार्टर एक्ट। हाँ सॉरी, भारत शासन अधिनियम। लिखे 1857 की क्रांति के पश्चात 1857 की क्रांति के पश्चात 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा भारत में कंपनी के अधीन सभी क्षेत्रों को क्राउन के अधीन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। क्राउन के अधीन क्षेत्र घोषित कर दिया गया एवं भारत अब ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। अगला पॉइंट लिखिए, इसी घोषणा पत्र के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इसी अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसी अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर
दोनों को समाप्त कर दिया गया। अब अलग अलग की क्या हो सकता है, अब तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो काम था वो भी अब एक के हाथ में आ गया ना, तो ये जो द्वैध शासन ये एक बार फिर से समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं कोर्ट ऑफ मतलब डायरेक्टर और कंट्रोलर दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब इस प्रकार भारत में इस एक्ट के तहत द्वैध शासन की समाप्ति हो गई। इस प्रकार भारत में इस अधिनियम के तहत द्वैध शासन की समाप्ति हो गई। अगला पॉइंट लिखिए, इसी में अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर कर, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद सृजित किया गया। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद सृजित किया गया एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। वायसराय भारत में, वायसराय का पद भारत में क्राउन का प्रतिनिधि के रूप में, क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में ही सृजित किया गया। क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में ही सृजित किया गया। अगला पॉइंट लिखिए, एक अन्य नए पद भारत सचिव का भी सृजन हुआ। एक अन्य नए पद भारत सचिव का भी सृजन हुआ एवं इसकी सहायता हेतु 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। एवं इसकी सहायता हेतु 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। ठीक है, इस परिषद में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इस परिषद में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, अब देखिए 15 सदस्य हैं, कोई भी भारतीय नहीं है, तो हैं कौन? 8 सदस्य हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा मनोनीत। 8 सदस्य किसके हैं? जो ब्रिटेन पार्लियामेंट है उसके द्वारा नॉमिनेटेड हैं, और जो 7 सदस्य हैं वो कंपनी के जो निर्देशक मंडल हैं उनके द्वारा। भाई अभी इनको भी थोड़ा सा एक वो दिया गया ना, अभी तक बेचारे निर्देशक मंडल को इतनी पावर थी और अचानक से उनको लात मार दिया जा रहा है, तो कहा गया कि एक थोड़ा सा ये भी ना विद्रोह। भाई वो भी पावरफुल व्यक्ति हैं यार ब्रिटेन के। सरकार किससे चलती है? सरकार चलती है उद्योगपतियों से। ठीक, तो इन्होंने कहा कि यार अगर हम इस तरह करेंगे बिल्कुल ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, कुछ ना पूछेंगे तो समस्या खड़ी हो सकती है, इलेक्शन भी लड़ना है। तो इन्होंने क्या कहा कि 8 जो भारत सचिव की काउंसिल में 15 सदस्य हैं, उसमें से 8 सदस्य तो कौन मनोनीत करेगा? ब्रिटेन पार्लियामेंट। और 7 सदस्य कौन अपॉइंट करेगा, कौन मनोनीत करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो निर्देशक मंडल है। देख लीजिए, इन 15 सदस्यों में से 8 सदस्यों को, ब्रिटिश संसद द्वारा एवं 7 सदस्यों को
कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा मनोनीत किया जाना था। ठीक है, एवं सारी शक्तियां भारत सचिव को दे दी गई। ठीक है, नीचे लिख लो, सारी शक्तियां, समस्त शक्तियां भारत में, हाँ ठीक है, भारत में एडमिनिस्ट्रेशन करने की, प्रशासन चलाने की सारी शक्तियां किसको दे दी गई? भारत सचिव को। देखिए, वायसराय है, पद में ऊपर है, जैसे कि राज्यपाल, लेकिन भारत सचिव एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो सारी शक्तियां किसको दे दी गई? भारत सचिव को। भारत सचिव रिपोर्ट दे रहा है वायसराय को, लेकिन वायसराय उसमें कोई मीन मिक्स नहीं निकाल सकता। आप समझ रहे हैं ना? तो ये ना आप समझिए कि भारत सचिव का पद ज़्यादा ऊंचा है, देखने में वायसराय का पद ज़्यादा ऊंचा है। वो डायरेक्ट किसको रिपोर्ट कर रहा है? डायरेक्ट क्राउन को। जैसे राज्यपाल डायरेक्ट क्राउन को, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी सारी शक्तियाँ किसके पास हैं? यही काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर के। वही भारत सचिव क्या है? प्रधानमंत्री। और जो 15 सदस्यीय समिति है क्या है? ये इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री की। कुछ दिख रहा है ऐसा? इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ दिख रहा है जैसा अभी चल रहा है? हल्का हल्का दिखना चालू हुआ अब यहाँ से, भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, तो अब इसमें भी 15 सदस्यों में से भी 8 पार्लियामेंट और 7 कौन अपॉइंट कर रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इनको भी अगर हम थोड़ा सा देखें तो आपको लगेंगे बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा जैसे। अगर थोड़ा हम देखें, अभी इसमें बड़े रिफॉर्म्स आएंगे बाद में। तो 8 सीधे सीधे पार्लियामेंट से, यानी कि पार्लियामेंट किसका सदन है? आम लोगों का सदन है। पार्लियामेंट का सदन है, आम लोगों का सदन है। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है? वही एलीट क्लास के लोग, पैसे वाले लोग बैठे हैं। तो उन लोगों ने 7 लोगों को अपॉइंट कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी देखिए पार्लियामेंट की पावर ज़्यादा रखी गई। 8 लोग हैं पार्लियामेंट से और 7 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। लोकसभा एक देखा जाए तो लोकसभा ज़्यादा व्यक्ति, राज्यसभा कम व्यक्ति, लेकिन फिर भी अभी भी, क्योंकि भाई बात यह है ना कि अगर इंडिया अब भारत का कॉलोनियल स्टेट अगर बन गया, तो सीधी सी बात है कि अगर भारत ब्रिटेन का कॉलोनियल स्टेट बन गया, तो अब जो ब्रिटेन की जनता है, तो एक तरीके से देखा जाए तो उसके भी तो अधिकार क्षेत्र में भारत आ गया। कहा देखा जाए तो उसका भी तो टेरिटरी हो गया ना भाई। ब्रिटेन अब अगर मान लीजिए भारत किसी नए क्षेत्र को अगर जोड़ ले अपने साथ, तो हम यही कहेंगे ना वो हमारा क्षेत्र है। तो अब वहाँ पर भी अगर इलेक्शन हो गए तो आम जनता ही तो वहाँ पर भी इलेक्शन में वोटिंग करेगी। तो इस तरीके से कि ताकि आम जनता को भी लगे कि भारत को अगर कॉलोनियल स्टेट बनाया गया तो आम जनता की भी उसमें पावर है, आम जनता से भी पूछा जा रहा है। इसीलिए 8 सदस्य अपॉइंट किए गए पार्लियामेंट से और 7 कहाँ से आ गए? वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जितने भी एलीट क्लास के लोग थे, जितने भी पैसे वाले थे, रसूखदार थे, सबसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। हाँ, इसमें लिख लीजिए, पहला भारत सचिव लॉर्ड स्टैनले। पहला भारत सचिव लॉर्ड स्टैनले थे। लॉर्ड स्टैनले। ठीक है, अब डालिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इस एक्ट का नाम भारत शासन अधिनियम न करके इसको दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1861 का। इसमें क्या है? इसमें अब 1861 को जो ये भारत परिषद अधिनियम है, इसमें भी जो सदस्य हैं इनकी संख्या को क्या किया गया? बढ़ाने का प्रयास किया गया धीरे धीरे। के पहला पॉइंट डालिए, 1861 के एक्ट के द्वारा, जल्दी समाप्त करें। 1861 के एक्ट के द्वारा एक नई मंत्रिमंडल का गठन, नई मंत्रिमंडल का गठन एवं विस्तार, नई मंत्रिमंडल के गठन एवं विस्तार का प्रावधान किया गया। और इसमें और इसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल
और इसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या को, और इसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया गया। और इसके तहत देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया गया। और कितना बढ़ाया गया? 6 से बढ़ा के 12 कर दिया गया। ठीक है, तो इस 1861 के एक्ट में क्या हो गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया गया और अब 6 से बढ़ा करके 12 कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए इसमें, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। और वायसराय जो ये अध्यादेश जारी करेगा, ये अधिकतम कितने समय के लिए रह सकेगा? जैसा अभी है 6 मंथ। ठीक है, तो क्लास में हो, अभी 5 मिनट में छोड़ के बात करता हूँ। क्लास में हूँ, 5 मिनट में बात करता हूँ। 5 मिनट। हाँ, ओके, ठीक है। 1861 के एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो गई? वायसराय को ऑर्डिनेंस देने की पावर, ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर। ठीक है, वायसराय एज अ प्रेसिडेंट, पहले मैं बता चुका, प्रेसिडेंट क्या करता है, मतलब वायसराय एज अ राज्यपाल। तो राज्यपाल भी क्या कर रहा है? वो भी तो ऑर्डिनेंस जारी करने की कुछ पावर है। वैसे ही ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर किसको मिल गई? राज्यपाल। वैसे ही वायसराय को, और अधिकतम कितने समय के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? अधिकतम 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करेगा। और 6 महीने के अंदर अंदर फिर क्या करना पड़ेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कॉलोनियल स्टेट बन गया ना भारत, तो 6 महीने के लिए तो किसी भी कानून को वायसराय जारी कर देगा। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर वैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पूरे के पूरे जो बिल है उसको क्या करना पड़ेगा? पारित कराना पड़ेगा। और फिर वो अब भारत का क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। ठीक है, और जब वो वापस आएगा तो अब जो वायसराय है और जो भारत सचिव है, स्पेशली भारत सचिव, अब उस सारे कानून को पूरे भारत में क्या कराएगा? अप्लाई कराएगा, एक्सिक्यूट कराएगा। बात समझ आई? तो 1861 के एक्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो गई? एक तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 सदस्यों से बढ़ाकर के संख्या कितनी कर दी गई? 12। और दूसरा, इस एक्ट के द्वारा जो वायसराय है उसको ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दे दिया गया। 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं कल। तो कल ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1861 के बाद हम लोग बात करेंगे 1909, 19, 1935 और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, बीच में इसमें देखते हैं, अगर वो वैसे मैं अगर जब पढ़ाने क्रम में आ जाता हूँ बताने में, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा रिलेट कर देता हूँ। तो हो सकता है बीच में हम लोग ट्रिप्स मिशन वगैरह, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, इन सब की भी बात कर लें, क्योंकि यही सब तो इम्पोर्टेंट, जिस वजह से ये हम 1947 के भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक पहुँचे। इन्हीं से होते हुए तो भाई भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम, फिर ये सब बीच में आ गए, अगस्त प्रस्ताव आ गया, क्रिप्स मिशन आ गया, कैबिनेट मिशन आ गया। और फिर कैबिनेट मिशन की सिफारिशों का ही तो नतीजा था कि हमने 1947 का हम क्या लेकर के आए, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या जारी करना पड़ा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके द्वारा हमको क्या मिली? आज़ादी मिली। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थैंक यू।